तो एस्टरिफिकेशन में एस्टर्स फॉर्म होंगे। एस्टर्स कैन बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल्स react with carboxylic acid or acid chlorides or acid anhydride to form esters। ये देखिए जनरल इक्वेशन इन्होंने लिखी है। यहाँ पर जो Ar है इट स्टैंड्स फॉर एराइल ग्रुप। एराइल का मतलब बेंजीन रिंग के साथ हुआ अटैच ग्रुप। आर डैश कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मैं देखिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। लाइक दिस इज CH3 CH2OH plus this is CH3 C double bond OH। this is CH3 C double bond OH। तो यहाँ पर ये जो H है ये और ये जो OH है ये आपस में कंडेंसेशन में जाएगा और ये रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड यानी कि H पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, जिससे ये वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा और ये एस्टर आपको मिलेगा CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एस्टर। इसका नाम हो जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सही तरीका इसका लिखने का यही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो पहले लिखा जाए इस तरह से। पलट के लिख लिया मैंने, रिवर्स करके लिख लिया। So this is called alkyl alkanoate। This is alkyl group and it is alkanoate part। तो alkyl group में कौन सा पोर्शन है? alkyl group में है आपके पास ethyl। So its IUPAC name will be ethyl। ये वाला ethyl group CH2CH3 ethyl group ethyl ethanoate। It is ethyl ethanoate। ये इथेनोएट है एक और दो कार्बन ये वाला। तो दिस इज इथाइल इथेनोएट और वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी शुड रिमूव वाटर ड्यूरिंग द एस्टरिफिकेशन। तो देखिए ये रिएक्शन कैसी रिवर्सिबल है और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर जो वाटर फॉर्म हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, जो वाटर फॉर्म हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, अगर इसे रिमूव कर दें तो जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल and therefore water is removed as soon as it is formed, which will increase or which will shift the equilibrium to the right hand side and more amount of ester will be formed। तो ये वाटर जो बन रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, इसको आप जितना जल्दी इस रिएक्शन मिक्सचर से हटा देंगे उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो कंसंट्रेशन हो जाती है कांस्टेंट। ये इस सभी की कंसंट्रेशन कैसे होंगी? कांस्टेंट। इन सभी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है और इसी वजह से जो वाटर बन रहा है पहली वाली रिएक्शन में, इसको जितना जल्दी पॉसिबल रिएक्शन मिक्सचर से हटा दीजिए, जिससे कि रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो बढ़ जाएगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ एस्टर आपका फॉर्म हो सकता है। सेकेंड रिएक्शन को देखिए, मैं आपको दूसरी तरीके से लिख करके दिखाता हूँ। सेकेंड रिएक्शन में इन्होंने एसिड एनहाइड्राइड दिया हुआ है। पहले ये समझ लेते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो जब हम इसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये OH और ये H जो है
ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इस तरह से ये ग्रुप बचा और ये ऑक्सीजन बचा। इस तरह से यहाँ पे लिंकेज डेवलप हो जाएगी। तो ये आपके पास है इथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी में एसिटिक एसिड को आप इथेनोइक एसिड बोलते हो। और ये जो कंपाउंड बना, इट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे। बहुत सिंपल है, जिसका भी एनहाइड्राइड हो बस उसका नाम लेना, इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर रिमूव करने के बाद जो सब्सटेंस बना वो एनहाइड्रस ही कहलाता है। तो इसलिए इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड है। ये कंपाउंड जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए CH3CO, ये वाला CH3CO, ये वाला CH3CO, इसका होल ट्वाइस और एक ही O। तो इस तरह से लिखा गया आपके सामने, दिख रहा है आपको। तो इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड से भी हम एस्टरिफिकेशन करा सकते हैं। कैसे रिएक्शन होती है मैं आपको देखिए लिख के दिखा रहा हूँ। दिस इज इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। हम इस समय वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा हो, ये वाला बॉन्ड टूट रहा हो। तो देखिए क्या होगा, ये CH3COOH, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये एसिटिक एसिड जो है CH3C डबल बॉन्ड OH तो एलिमिनेट हो गया। और क्या बचा देखिए CH3CO, ये बच रहा है। ये मैंने यहाँ लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बच रहा है ये OCH2CH3। इट इज इथाइल इथेनोएट एस्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से जो एनहाइड्राइड्स हैं, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन एस्टरिफिकेशन, दे कैन आल्सो bring about esterification when reacts with alcohol or phenol. Third method is by treating acetyl oil chloride, जैसे मैंने यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, और ये हमने एक दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया इथेनॉल। और ये जो रिएक्शन है ये हम एक बेस की प्रेजेंस में कराएंगे, पाइरीडीन। क्यों कराएंगे वो आप समझ लीजिए। क्या होने वाला है देखिए, ये Cl और ये H ये एलिमिनेट हो जाएगा। और क्या बच रहा देखिए CH3C डबल बॉन्ड O OCH2CH3 एस्टर बन गया। तो ये एसिल कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और ये जो कैटलिस्ट यूज किया पाइरीडीन, ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा वैसे ही पाइरीडीन इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, और रिएक्शन का जो रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो काफी बढ़ जाएगा। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट in the presence of a base pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction. जब इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या होगा, इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड एंड मोर अमाउंट ऑफ एस्टर विल बी फॉर्म्ड। एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। The introduction of acetyl group in alcohols or phenol is known as acetylation. CH3CO ग्रुप का जुड़ना अल्कोहल के अंदर कहलाता है एसिटाइलेशन। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज सैलिसिलिक एसिड। ये कार्बन नंबर 1 ऑफ बेंजीन, ये कार्बन नंबर 2 ऑफ बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2-hydroxy whenever OH group comes with a highly preferable group like COH,
then it is called hydroxy. So it is 2-hydroxy and originally it is benzoic acid. It is the derivative of benzoic acid. Benzene पे जब COH लग जाएगा तो benzoic acid. Or its common name is salicylic acid. So when this salicylic acid is treated with एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड है, ये आपके सामने इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और E। तो एक बात समझ लीजिए, एसिड एनहाइड्राइड में तो CH3CO ग्रुप जाएगा और दूसरा जो फिनॉल हो या अल्कोहल है उसका H पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि यहाँ होगा एस्टरिफिकेशन। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं COH, उसमें नहीं होने वाला है। इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड का जो एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, इट विल पार्टिसिपेट। होगा क्या, देखिए ये CH3COO और ये वाला H चला गया, ये बन गया आपका ये कंपाउंड एसिटिक एसिड। अब क्या बच रहा है, COCH3 ग्रुप बच रहा है, ये वाला, ये इस O के साथ अटैच हो जाएगा, O COCH3। तो ये जो ग्रुप आपके पास है ये कहलाता है एसिटाइल ग्रुप, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आपने सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसलिए ये कहलाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ये केमिकली इसको हम एस्प्रिन भी बोल देते हैं, मार्केट में एस्प्रिन के नाम से मिलता है, पेन किलर की तरह काम करता है, एनाल्जेसिक्स की तरह काम करता है, एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह काम करता है। हाई टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर बॉडी का कम कर देगा, फीवर में यूज कर सकते हैं। तो जो एस्प्रिन है ये एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को कम करने का, और एनाल्जेसिक यानी कि पेन को कम करने का काम करता है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, व्हाई एस्प्रिन कैन बी गिवन इन केस ऑफ हार्ट अटैक। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है और आपके घर पर या जहाँ भी आप है वहाँ पर एस्प्रिन अवेलेबल है, तो ये मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से मिल जाती है, उसको आप जल्दी से वाटर में डिजोल्व करके उस पेशेंट के मुंह में डाल दीजिए। तो ये एस्प्रिन क्या काम करता है, ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, इट इज एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग एजेंट। जनरली जब हार्ट अटैक आता है तो कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाती है, जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज या वेन्स वगैरह आर्टरीज वगैरह हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये कैसा काम कर रहा है, एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग एजेंट। तो अगर टाइम से ये उस पेशेंट को दे दिया जाए एस्प्रिन वाटर में डिजोल्व करके, जैसे हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी उसको लगती है, तो वहां पर अगर कोई क्लॉटिंग हो रही है तो उस क्लॉटिंग को क्या करेगा, ये डिजोल्व कर देगा और हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर देगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एस्प्रिन है ये डेंगू की ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है, और जब प्लेटलेट्स का नंबर काफी कम हो जाता है, 10,000 से किसी की बॉडी में कम हो जाता है, तो वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग। और अगर ये घर घट करके 5-6 चला जाता है, 3-4 चला जाता है, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंटरनल, और उसको रोक पाना इम्पॉसिबल ही है लगभग। तो गलती से भी एस्प्रिन को डेंगू के ट्रीटमेंट में नहीं दिया जाता, क्योंकि क्या करेगा, एंटी ब्लड क्लॉटिंग, यानी क्लॉट होने नहीं देगा, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्लॉट बनने ही देगा, और वो ब्लीडिंग लगातार बनी रहेगी। तो इसका बात का ध्यान रखा जाता है, डेंगू के पेशेंट को एस्प्रिन नहीं दिया जाता है एज एन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। पैरासीटामोल दिया जा सकता है, वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ठीक है, पूछी गई है, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्प्रिन, काफी बार ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो when salicylic acid is treated with ethanoic acid anhydride, it gives acetyl salicylic acid, which is popularly known as aspirin. Now we go for second type of reactions, reactions involving
क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ये वाली क्लीवेज होगी, ये वाली क्लीवेज होगी, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन वाली क्लीवेज होगी। अभी तक जो रिएक्शंस आपने पढ़ी थी उसमें क्लीवेज कौन सी हो रही थी, ये हो रही थी ओ बॉन्ड एच वाली। अभी तक जो पढ़ी उसमें दो ही पढ़ी आपने, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू गिव एल्कीन, नहीं, आपने पढ़ा एसिडिफिकेशन, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल फिनॉल आपने पढ़ा इसमें फर्स्ट, और सेकंड आपने पढ़ा एस्टेरिफिकेशन। अब जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें क्लीवेज कौन सी होने वाली है, सी बॉन्ड OH वाली क्लीवेज होगी। यानी तो इसमें पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये रिएक्शन आपने हेलोएल्केन हेलोरिन्स में पढ़ी हुई है। एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूं, देखिए आपको ये जो कॉम्बिनेशन है HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, it is called Lucas reagent. The combination of HCl plus anhydrous zinc chloride is called Lucas reagent. और जब कभी भी हम किसी अल्कोहल का ट्रीटमेंट इस ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं, which is a combination of HCl and anhydrous zinc chloride, तो क्या होगा देखिए, ये OH हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगी। और ये बात आपको पता है, एल्काइल हैलाइड्स की पोलैरिटी कम होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कैसी होती है, बहुत कम होती है, लेस सॉल्युबल। और लेस सॉल्युबल होने की वजह से ये सॉल्यूशन में टर्बिडिटी, धुंधलापन प्रोड्यूस करते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कि जो अल्काइल हैलाइड्स अगर बनेंगे तो सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। किस तरह से करेंगे देखिए, अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है और उसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, which is a combination of HCl and anhydrous what, zinc chloride, तो एल्काइल हैलाइड बनेगा immediately as soon as you will add Lucas reagent in tertiary alcohol, immediately एल्काइल हैलाइड बनेगा और immediately turbidity solution में आ जाएगी due to the formation of this alkyl halide which is very less soluble in water। यानी कि अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में टर्शियरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है और एक में प्राइमरी अल्कोहल है, तो सबसे पहले जो टर्बिडिटी मिलेगी आपको वो मिलेगी 3 डिग्री अल्कोहल में। और इसका रीजन ये है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे जब ये सी बॉन्ड OH क्लीव होगा ना, तो यहाँ बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल बहुत तेजी से टेंडेंसी रखते हैं OH नेगेटिव आयन को रिलीज करके टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने की, और तेजी से फिर ये Cl नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगी। 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है और इसलिए वो थोड़ा देर से OH को रिलीज करेगा, और इसीलिए 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसमें लगभग 5 मिनट बाद आपको धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, टर्बिडिटी दिखाई पड़ेगी। जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स है उनका जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और इसीलिए
अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वहां पर टर्बिडिटी आपको केवल ऑन हीटिंग ही मिलती है, रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलेगी। फिर से समझ लेते हैं, अगर हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो हम तीनों में क्या ऐड कर दें? ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दें तीनों में। जिस सोल्यूशन में टर्बिडिटी सबसे पहले बनेगी वो कौन सा होगा? टर्शरी। दूसरा सोल्यूशन में टर्बिडिटी लगभग 5 मिनट बाद बनेगी, या हो सकता है और पहले बन जाए थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा डिले होके बनेगी, तो वो कौन सा रहेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें टर्बिडिटी आपको मिलेगी ना, आप उसको कितना ही देखते रहो, कितने लंबे समय तक छोड़ दो, उसको कम मिलेगी टर्बिडिटी जब आप उसे हीट करेंगे, तब जाकर के ये O बॉन्ड H जो है, C बॉन्ड OH जो है, ये टूटेगा और तब जाके Cl एटम यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये जो ल्यूकास रिएजेंट है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl and anhydrous zinc chloride, is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। वजह क्या है कि जब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल से तो OH की जगह Cl लग जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर काफी कम होती है और वो सोल्यूशन में धुंधलापन, टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे आप किसी ग्लास वाले किसी ग्लास में वाटर ले लो और उसमें एक स्पून जो है आप मिल्क ऐड कर दो, तो आप देखेंगे सोल्यूशन थोड़ा धुंधला सा हो जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही टर्बिडिटी आपको दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी है? यूनिट 10 क्लास 12। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने पढ़ी है, देखिए। whenever you treat alcohol with phosphorus trichloride PCl3, तो ये तरीका है जहां कहीं भी आपको OH की जगह Cl लाना हो, आप PCl3 से ट्रीट करा सकते हो। बाकी क्या बनेगा? H3PO3 बन जाएगा। यहाँ बैलेंस देखने के लिए 3 ले लो, यहाँ पर ये 3 Cl तो यहाँ चलेगा और ये OH 3 है ना, ये 3 H और 3 ये आ गए, तो आपके पास ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और ये आपके पास H3PO3 बन जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं, देखिए। मैंने जैसा आपको कहा था 3 मैकेनिज्म इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तीनों की मैकेनिज्म सब लगभग सेम ही है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर आप अल्कोहल को कॉन्क H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऊपर पास करेंगे, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देगा। ये अल्फा कार्बन एटम है जिससे OH डायरेक्टली अटैच, नियर बाई बीटा है, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, और ये बीटा कार्बन से H चला गया तो यहाँ CH2 बचा, यहाँ से OH चला गया तो CH2 बचा, और यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, एल्कीन आपको मिल जाएगा एज ए मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी 3 डिग्री अल्कोहल की जो टेंडेंसी है OH नेगेटिव को लूज करने की सबसे ज्यादा होगी, जैसा आपने अभी ल्यूकास टेस्ट में देखा था, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जो है जब OH नेगेटिव को लूज करेंगे तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेंगे और उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन का ऑर्डर आप देखेंगे, रेट देखेंगे, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़नी है। देखिए, मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा हुआ है, सभी मैकेनिज्म सेम है। किस तरह से सेम है वो आप समझ लीजिए। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन स्टेप्स में करते हैं, देन इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे मेन रिएक्टेंट कौन है? इथेनॉल। और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? H2SO4। तो हर बार की तरह जो कैटलिस्ट है
वो H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा, ठीक है। और ये HSO4 नेगेटिव बन गया एज ए बाई प्रोडक्ट। नाउ दिस मेन रिएक्टेंट एल्कोहल, जिसमें जो ऑक्सीजन एटम है ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन इस H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बन गया आपके पास CH3 CH2O, या तो OH ऐसे ही रहा, और यहाँ जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद दिस H। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ पर, तो कोई चार्ज नहीं यहाँ पर आएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इस ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस स्पीशीज का नाम क्या हुआ, एल्कोहल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए ये कहलाएगा आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में, जो कैटलिस्ट है वो पहले H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा, और जो मेन रिएक्टेंट है हमारे पास एल्कोहल, वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये जो CH2 बॉन्ड वो है ये क्लीव हो जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड में जो इन्वॉल्व बॉन्ड पेयर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस O पर। और इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो आपका बनेगा, देखिए ये बना CH3, ये CH2, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव, और ये C बॉन्ड O क्योंकि टूटा है तो ये OH पहले से ही था, ये H पहले से ही था, ये लोन पेयर पहले से ही था, ये लोन पेयर एक बढ़ गया। जहां पर पहुंच रहा है वहां पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव पहले से ही, पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज। और जहां से दूर जा रहा है ये CH2 से जा रहा है, नहीं अगर जो C बॉन्ड वो है ये टूट रहा है अलग, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किससे दूर जा रहे हैं, CH2 से दूर जा रहे हैं। तो ये स्पीशीज बन गई, इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, और दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने जब वाटर को रिलीज कर दिया तो बन गया इथाइल कार्बोकेटाइन, और ये जो HSO4 नेगेटिव एज ए बाई प्रोडक्ट बना था फर्स्ट स्टेप में, वो यहाँ पर डीप्रोटोनेशन करेगा। कहाँ से करेगा, ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था, बीटा कार्बन से डीप्रोटोनेशन करेगा। इस CH3 का एक H जो है, ये इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखिए ये CH2 और ये यहाँ पर इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये CH2 हो गया यहाँ पर, और ये CH3 का एक H है, ये H टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखिए ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, कैटलिस्ट। H2SO4 फिर से रीजनरेट हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और आपको जो डिजायर प्रोडक्ट है इथीन वो मिल जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए पहली स्टेप में जो H2SO4 कैटलिस्ट है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, और इस H पॉजिटिव आयन को जो मेन रिएक्टेंट है आपके पास इथेनॉल, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिहाइड्रेशन में जाएगा, यानी कि वाटर को रिमूव कर देगा, ये वाटर पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। यानी कि पहले स्टेप में आप हेडिंग मार्क कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या हेडिंग मार्क कर सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन।
कैटायन। सेकेंड स्टेप में हेडिंग क्या मार्क कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो आप जब फर्स्ट वाली वीडियो देखिएगा जिसमें आपको मैकेनिज्म पढ़ाई थी इसकी, रिवर्स हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव अल्कोहल, आपने जो पहली वाली मैकेनिज्म पढ़ी वो इसकी अपोजिट है, वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव अल्कोहल्स, जिसमें एल्कीन्स में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में आप वाटर का एडिशन करते थे। तो आप देखेंगे लगभग एक से ही है, कैटलिस्ट ने H पॉजिटिव आयन दिया, मेन रिएक्टेंट ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, फिर वो डिहाइड्रेशन में चला गया, कार्बोकैटायन बन गया, और लास्ट में क्या हो गया, फिर से डीप्रोटोनेशन हो गया, और ये आपका डेजायर्ड प्रोडक्ट जो है इथीन जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो माइल्डर कंडीशन में डिहाइड्रेट हो जाते हैं। माइल्डर कंडीशन का मतलब है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं भी है तब भी वो डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जब वो OH को रिलीज करेंगे तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी। जैसे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है आपके सामने, ये इसको हम प्रोपेन 2 ऑल भी बोल सकते हैं। इट कैन बी डिहाइड्रेटेड by using 85% of H3PO4 which is called phosphoric acid at 440 Kelvin temperature। ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस है भाई। अगर यहाँ 443 केल्विन लिखा हुआ है तो बनेगा आपके पास एल्कीन जैसे सामने आपको दिख रहा है, लेकिन अगर यही रिएक्शन आपको ऐसे लिखी मिल जाए, CH3CH2OH, एरो पे लिखा हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये भी कंसंट्रेटेड ही है, और यहाँ लिखा हो 413 केल्विन, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH2O CH2CH3। होगा डिहाइड्रेशन यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन होकर क्या बनेंगे, ईथर बनेंगे। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो ये किस तरह से हम रिपीट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा था। ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, और जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 413 केल्विन पर, तो ये OH और ये H वाटर चला जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा सॉरी ईथर बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएंगे, ईथर्स बन जाएंगे। तो यहाँ टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस है, आप तो ऐसे याद रखिए, जो पहले पढ़ा वहाँ टेम्परेचर बड़ा है 443, जो पहले पढ़ा है, पहले आपने क्या पढ़ा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन, और अगर यही रिएक्शन आप 413 केल्विन पर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईथर्स मिलेगा। तो इसमें टेम्परेचर का अपना सिग्निफिकेंस है, उसको आपको याद रखना है। देखिए टर्शियरी अल्कोहल जो है 20% फास्फोरिक एसिड से डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में जब ये C बॉन्ड OH क्लीव होगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगी, और इसकी टेंडेंसी OH को रिलीज करने की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इसलिए। Thus, the relative ease of dehydration of alcohols follows the order tertiary, secondary, then primary। ये मैकेनिज्म आपको जो अभी बात हुई वो उसकी मैं कर चुका हूँ। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन,